इस बार के बिहार चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस बार बिहार चुनाव में 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए को भी नहीं पता था कि वो इस बार इतनी लंबी पारी खेलेंगे। तमाम एग्जिट पोल, सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट सब धराशायी हो गए एनडीए की प्रचंड जीत के आगे। तेजस्वी यादव ने नौकरियों की बात की, बेरोजगारी की बात की और हर घर नौकरी देने जैसे वादे भी किए, लेकिन ग्राउंड पर उनके कैंपेन का कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा। एक नए बिहार की परिकल्पना गढ़ने का प्रयास किया। पीके ने मुद्दे उठाए बेरोजगारी, शिक्षा, माइग्रेशन के, पर उनका कैंपेन दिल तक नहीं पहुंचा। पिछले बार कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट के रह गई। बिहार विल मूव बियॉन्ड कास्ट, लेकिन इस बार के चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि बिहार कैन नॉट मूव बियॉन्ड कास्ट। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अदिति है और आप मुझे फैक्ट फोकस पर देख रहे हैं। इस बार के बिहार चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। एनडीए को भी नहीं पता था कि वो इस बार इतनी लंबी पारी खेलेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने इस बार बिहार चुनाव में 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम वाम दल महज 35 सीटों पर सिमट के रह गए, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। तमाम एग्जिट पोल, सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट सब धराशायी हो गए एनडीए की प्रचंड जीत के आगे। इसके अलावा जिस नई ताकत की चर्चा पिछले 3 सालों से बिहार में चल रही थी, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाले लोग ये समझ रहे थे कि इस बार चुनाव में जन स्वराज को वोट शेयर अच्छा मिल सकता है। जिस प्रकार की भीड़ उनकी रैलियों में जा रही थी, लग रहा था कि जिस प्रकार का समर्थन उन्हें मिल रहा है, कम से कम 8 से 10% का वोट शेयर तो उन्हें मिलेगा। लेकिन नतीजे आते ही ये साफ हो गया कि वो भीड़ वोट शेयर और वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई और जन स्वराज को 1.3% से कम का वोट शेयर मिला। इस बार वोटिंग प्रतिशत लगभग 69% रहा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 9% ज्यादा था। ये बढ़ी हुई भागीदारी बताती है कि जनता का रुझान मजबूत था और उसका भरोसा एक बार फिर एनडीए और नीतीश कुमार ने ही जीत लिया। बहरहाल इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे एनडीए ने बिहार के अंदर इतनी प्रचंड जीत हासिल की और कहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से इतनी बड़ी चूक हो गई कि महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट के रह गया। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी को मिल रहा जनसमर्थन वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया। तो सबसे पहला कारण है बिहार का वोटर माइंडसेट। पहले वोटिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता था जातीय समीकरण, लेकिन इस बार जाति तो एक फैक्टर है ही, उसके साथ साथ लोगों ने भरोसे पे वोट दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि पहले मुस्लिम, यादव बनाम ईबीसी और वुमेन था, लेकिन इस बार जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था, पुरानी योजनाएं चली आ रही थी, चाहे वो लाडली योजना हो, बालिका साइकिल योजना हो, विधवा पेंशन मिलना हो, इन तमाम योजनाओं का जो लाभ लोगों को मिल रहा था, उसका असर सीधे तौर पे एनडीए गठबंधन को मिल गया और लोगों ने सोचा कि जब उनको ये इस सिस्टम में बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो वो आगे क्यों मूव करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण था महिलाओं का जबरदस्त मतदान। इस बार बिहार चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से करीब 3.5% ज्यादा वोट डाले। महिलाओं को नीतीश कुमार का सुविधा और सुरक्षा वाला मॉडल पसंद आया। साथ ही चुनाव से ठीक पहले उन्हें जो 10,000 रुपए रोजगार शुरू करने के लिए दिए गए थे, उसका भी असर सीधे तौर पे एनडीए गठबंधन को मिला। हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पे जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपना वोट एनडीए गठबंधन को देना ही बेहतर समझा। तीसरा सबसे बड़ा कारण था बिहार के युवाओं का रुख। तेजस्वी यादव ने नौकरियों की बात की, बेरोजगारी की बात की और हर घर नौकरी देने जैसे वादे भी किए, लेकिन ग्राउंड पर उनके कैंपेन का कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा। अब नीतीश सरकार को लेकर युवाओं में गुस्सा तो था, लेकिन उनके सामने उन्हें कोई ठोस विकल्प नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ये लगातार मैसेज दे रही थी, एनडीए लगातार लोगों को ये कह रही थी कि उनके पास में काम की स्टेबिलिटी है, वो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देंगे और साथ ही साथ काम का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहेगा। परिणाम ये हुए कि 18 से 29 साल का आधे से ज्यादा युवा एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया। चौथा कारण था कि बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग। इस बार बीजेपी ने कैंपेनिंग को टेक ड्रिवन बना दिया। हर जिले में डिजिटल बूथ एजेंट्स थे जो वोटर टर्नआउट पर नजर रख रहे थे। केंद्र की योजनाओं को नीतीश के सुशासन नैरेटिव के साथ जोड़कर डबल इंजन सरकार का मैसेज बार बार दोहराया गया, यानी दिल्ली का भरोसा और पटना का नेटवर्क। यही फॉर्मूला शायद काम कर गया। अब हम बात करेंगे महागठबंधन की सबसे बड़ी चूक के बारे में। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले मोमेंटम जरूर बनाने की कोशिश की,
उनकी रैलियों में भारी भीड़ आ रही थी, स्लोगन्स कैची थे। लेकिन जब ग्राउंड की बात आती है तो ग्राउंड पर हो रहे कैंपेन को लेकर अगर बात करेंगे तो उनकी पार्टी और गठबंधन के सहयोगियों के बीच कोऑर्डिनेशन ना के बराबर था। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इस चुनाव में मौजूद तो थी लेकिन असरदार नहीं थी। ना कोई लीडरशिप दिखी, ना ही कोई मीडिया विजिबिलिटी। कई सीटों पर उम्मीदवार तक फील्ड में कमजोर पड़े रहे। वही वाम दलों ने अपने पारंपरिक इलाकों तक सिमटी लड़ाई लड़ी। इसलिए महागठबंधन की कलेक्टिव स्ट्रेंथ कभी बन ही नहीं पाई। तेजस्वी यादव एनर्जेटिक थे लेकिन उनके सामने दो चुनौतियां थी। पहली, अपनी छवि को लालू एरा से अलग बनाना। दूसरी, एक विजन बताना कि एनडीए के बाद क्या। तेजस्वी ने शिक्षा, माइग्रेशन और बेरोजगारी की बात तो की, लेकिन बिहार की जनता को स्पष्ट जवाब नहीं मिला कि अगर एनडीए जाएगी तो अगला मॉडल क्या होगा। यही महागठबंधन की सबसे बड़ी विफलता साबित हुई। अब बिहार की जनता को नीतीश से कंप्लेन तो थी लेकिन उनके पास कोई अलग ऑल्टरनेटिव भी नहीं था। इस चुनाव में 11 सीटें थीं जिसमें फ्रेंडली फाइट हो रही थी। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसको इंडिया गठबंधन ने फ्रेंडली फाइट का नाम दिया था। उन 11 की 11 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जो ये दर्शाता है कि पुअर मैनेजमेंट और ग्राउंड रियलिटी को समझने में किस तरह से महागठबंधन विफल रहा। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राजद ने इस बार 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और कुल 23% वोट हासिल की, जो इस चुनाव में किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा वोट शेयर है। यह आंकड़ा 2020 के 23.11% से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन तब पार्टी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि इस बार सिर्फ 25 सीटें ही हासिल कर सकी। इस चुनाव में राजद को कुल 1.15 करोड़ वोट मिले। इसके मुकाबले बीजेपी इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 20.8% वोट शेयर और 89 सीटें हासिल की। 2020 के लगभग 19% से ये वृद्धि दर्ज की गई और बीजेपी को इस बार लगभग 1 करोड़ वोट मिले। एनडीए की दूसरी बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू ने 101 सीटें लड़कर 85 पर जीत दर्ज की और लगभग 19% वोट शेयर पाया। ये 2020 के लगभग 15% से काफी अधिक है। इससे यह साफ होता है कि तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव और बार बार गठबंधन बदलने के आरोपों के बावजूद नीतीश कुमार का एक मजबूत और वफादार वोट बैंक अभी भी कायम है। बीजेपी को हर सीट पर 1 लाख वोट मिले, साथ में जेडीयू को भी लगभग 95,000 वोट पर सीट मिले हैं। वहीं आरजेडी को पर सीट 80,000 ही वोट मिल पाया था। अब हम बात करेंगे बिहार चुनाव में मोदी फैक्टर की। इस बार बिहार चुनाव में मोदी जी ने रैलियां तो बहुत कम की, लेकिन उनका नेशनल प्रेजेंस पूरे कैंपेन के दौरान महसूस हुआ। एनडीए की ये टैगलाइन थी कि पटना और दिल्ली अब एक साथ चलेंगे। इस टैगलाइन ने बिहार के वोटर्स को बहुत प्रभावित किया। बिहार का वोटर सोच रहा था कि अगर केंद्र और राज्य एक साथ होंगे तो योजनाओं का पैसा भी तेजी से आएगा। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन जिलों में केंद्र की योजनाएं विजिबली असरदार थी, जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा और सीतामढ़ी, वहां एनडीए की लीड औसतन 12 से 15% ज्यादा रही। मतलब लोगों ने नेशनल कनेक्टिविटी को गवर्नेंस के हिस्से की तरह देखा और ये परसेप्शन एनडीए के पक्ष में गया। इसके इतर अगर हम बात करें बिहार चुनाव में राहुल गांधी के प्रेजेंस की, तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से लग रहा था कि बिहार में लड़खड़ाती कांग्रेस वापस से खड़ी हो सकती है, लेकिन नतीजे आते ही स्पष्ट हो गया कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की हालत पिछले चुनाव से भी ज्यादा खराब हो गई। पिछले बार कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट के रह गई। अब बात करेंगे उस तीसरे मोर्चे के बारे में जिसकी चर्चा बिहार चुनाव में खूब रही, लेकिन नतीजे आने के बाद साफ हुआ कि उनके हाथ कुछ नहीं आया। पीके उर्फ प्रशांत किशोर, जिनका अभी तक रिजल्ट आने के बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया उनके प्रति संवेदनाओं से भर चुका है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना लॉजिकल और इतना मेहनती होने के बावजूद भी साइडलाइन कर दिया गया। जो व्यक्ति एक्चुअली में असली मुद्दों पर बात कर रहा था, पलायन पर बात कर रहा था, उसे 1 सीट तक नहीं मिली। इस बार जब जनता का सरकार बनेगा तो इस छठ में आपका पति, आपका बेटा जब बिहार आएगा तो उसको 10,000, 8,000 रुपया की मजदूरी के लिए अब यहाँ से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर, जिसे पहले देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहा गया, जब वह व्यक्ति अपनी पार्टी जनस्वराज को लेकर जनता के बीच उतरा तो 2 साल की पदयात्रा, हजारों मीटिंग्स और एक सफेद कॉलर वाली राजनीति करने की कोशिश की। एक नए बिहार की परिकल्पना गढ़ने का प्रयास किया। जो समर्थन उन्हें मिला वो वोट में परिवर्तित ही नहीं हुआ। इसके पीछे का जो सबसे पहला कारण समझ आया वो ये था कि प्रशांत किशोर ने जो प्रयोग किया
वो बिहार के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं किया गया था। 3 साल तक जनसुराज यात्रा, हर जिले में जाना, हर वर्ग जाति के लोगों से मिलना, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये पूरा जनसंपर्क अभियान था। लेकिन बिहार का वोटर सिर्फ बातें नहीं सुनता, वो भावनाओं और पहचान से वोट करता है। पीके ने मुद्दे उठाए बेरोजगारी, शिक्षा, माइग्रेशन के, पर उनका कैंपेन दिल तक नहीं पहुंचा। बातें तो अच्छी थी, पर लोग सोच रहे थे ये आदमी नेता नहीं लगता, कोई आंदोलन वाला जोश भी नहीं है, तो ये हमारा नेता बन ही नहीं पाएगा। पीके का दिमाग शार्प था, प्लान भी परफेक्ट था, लेकिन इमेज स्ट्रैटेजिस्ट वाली बनी रही, जन नेता वाली बन ही नहीं पाई। लोग इनके ज्ञान की तारीफ करते रहे, पर भीड़ उनके पीछे खड़ी ही नहीं हुई। कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये भी मानते हैं कि पीके का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था और कास्ट इक्वेशन भी मिसिंग था। किसी भी नई पार्टी की जान होती है उसका संगठन, ग्राउंड लेवल कैडर, बूथ लेवल टीम और लॉयल वॉलंटियर्स। प्रशांत किशोर ने वॉलंटियर्स तो बनाए थे, लेकिन वो आदर्शवादी ज्यादा थे और राजनीतिक कम, इसलिए पीके का वोट बेस एजुकेटेड और अर्बन लोगों के बीच ही सीमित रह गया। गांवों में कोई ठोस स्ट्रक्चर नहीं बना, ना कोई कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हुआ, और बिहार में जाति का गणित अभी भी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब एनडीए ने ईबीसी प्लस वुमेन इक्वेशन बनाया, जहां आरजेडी ने मुस्लिम, यादव प्लस यूथ पर फोकस किया, वहीं पीके ने कहा कि हम जाति से ऊपर हैं। लेकिन बिहार की जनता जाति से ऊपर उठना ही नहीं चाहती थी, वो बदलाव तो चाहती थी, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले पीके ने कैंपेन तो तेज किया, लेकिन आरजेडी और एनडीए दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वोटर कंफ्यूज हो गया और उन्हें पीके की बातों में कॉम्प्लेक्सिटी नजर आने लगी। अब बिहार के लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ नहीं आती, उनका कहना है कि सीधे तौर पर जब उनके फायदे की बात उन्हें बताई जाएगी तब उन्हें समझ आएगा। शायद इसलिए भीड़ उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। बाकी पीके के वोट सीधे एनडीए को नहीं गए, पर इनडायरेक्ट इफेक्ट बड़ा हुआ। जो एजुकेटेड या न्यूट्रल वोटर तेजस्वी की ओर जा सकते थे, वो पीके के बदलाव वाले मैसेज में बट गए। मतलब एंटी एनडीए वोट डिवाइड हो गया और फायदा सीधा एनडीए को मिल गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिहार आइडियलिज्म चाहता ही नहीं है, बिहार हमेशा से पॉलिटिकल जुमले ही चाहता था। इसीलिए प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये था बिहार चुनाव के परिणामों का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट फोकस से जुड़ जाइएगा।